फेमिनिज्म जो है, इट्स जस्ट अ मूवमेंट ऑफ लव डन विद अ लॉट ऑफ पावर. Everything that you're doing now or thinking, is it from a gender lens intentionally? Actually, it's just my lens. अगर आपको authentic बनना है ना, you have to own yourself. What is this behavior or what is this conduct of human beings कि हमारे पास जब वो मौका होता है तब हम दूर मुंह फेर लेते हैं. फिल्मों में हम चाहते हैं कि भला हो, हम उस मोमेंट पे तो हम बुरे इंसान नहीं होते हैं. There is a whole part of us that wants to do this, wants to be good. हम भी चाहते हैं हम करें. Tell me about you. Over time, have you changed your mind about something very strongly? Biggest transformation मेरी हुई है वो feminism को लेके हुई है. And Kamala Bhasin, who's a top feminist, so I told her, how come you were so patient? She said, you also have to be. क्योंकि जो भी आता है आप उससे कोई नई बात कर रहे हैं तो ये मत एक्सपेक्ट करिए कि उनको 1 मिनट में सब समझ में आ जाएगा. ये बार बार बात करनी पड़ेगी, जोर से, अच्छे से, प्यार से, जैसे भी बोलना पड़ेगा. बोलते रहो बस, मस्ट स्पीक. करीब 40 साल पहले एक कार्टूनिस्ट ने एक मज़ेदार बात सोचा. उनके रूममेट के साथ कुछ बातचीत हुई. उनके रूममेट के इनपुट के बेसिस पे उन्होंने एक मज़ेदार बात सोचा कि यार फिल्में तो बहुत बनती हैं लेकिन मज़ा नहीं आता है. बहुत ऊटपटांग फिल्में भी हैं. तो हम लोग फिल्में देखेंगे तो हम एक क्राइटेरिया डेवलप करते हैं कि हम कौन सी फिल्में देखेंगे, कौन सी देखेंगे. सिंपल सा उन्होंने एक सैनिटी चेक डिसाइड किया कि ऐसी फिल्म हो जिसमें कम से कम एक सीन ऐसा हो जिसमें 2 औरतें जिनको नाम दिया गया हो, 2 औरतें जिनका नाम हो वो बात कर रही हों. और क्या बात कर रही हों? वो कुछ ऐसा बात कर रही हूँ जो किसी आदमी के बारे में ना हो. बस इतना साधारण सा टेस्ट. इस टेस्ट को कहते हैं बेक्डेल टेस्ट या बेक्डेल-वालिस टेस्ट. तो मैं इस टेस्ट का जिक्र आज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज 2 औरतें, मधुरिता और अनुराधा, बैठी हैं और हम लोग बातें करेंगे और हम लोग बहुत तरह की बातें करेंगे. सो with the mention of this test and you come from filmmaking, Madhurita, मुझे पहले, before we get into all the amazing things you have been doing, you have done and you will do in the future, मुझे एक चीज़ आपसे पूछना है कि मुझे आपके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, बहुत लोगों की तरह आपने भी कॉलेज बंक किया है. लेकिन आप कॉलेज बंक करके स्पास्टिक सोसाइटी जाती थी वॉलंटियर करने, या आप कॉलेज बंक करके जाती थी उड़ीसा के विलेजेस के साथ काम करने, उनके हक की बारे में बात करने. तो ये किस तरह की स्टूडेंट थी या किस तरह की बंकिंग थी और अब क्यों ऐसी बंकिंग करती थी? एक्चुअली मैं सनार की पढ़ी हुई हूँ और वो माउंटेन्स में है, काफ़ी आइसोलेटेड सी जगह है. तो वहाँ पे एक आइडियलिज्म काफ़ी हाई था. क्यों? बाहर की चीज़ें हम सुनते नहीं थे. जो हमारी अपनी इंटरनल बातें हो रही हैं उसी के ऊपर हमने पूरी अपनी ज़िंदगी का आधार बना लिया. जैसे वहाँ पे था कुछ लेप्रेसेरियम था, वहाँ जाते थे काम करने. वहाँ पे देश टू ट्राई SUPW भी था. उसमें हम जो बच्चे थे, जो स्टाफ के बच्चे थे, उनको खाना खिलाना, उनका मेडिकल करवाना वगैरह वो सब करते थे. लेकिन जब मैं दिल्ली आई तो एक तरह से मुझे धक्का सा लगा, क्योंकि इनइक्वालिटी जो है ना, और एक तरफ इट्स ऑलमोस्ट फनी टू थिंक कि मेरे को क्या अंदाज़ा नहीं था क्या इस बात का था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट, डेली इम्पैक्ट का अंदाज़ा नहीं था. तो बस पे चढ़ो, कहीं जाओ तो वो कॉलेज जाओ, लोगों से बात करो तो यू गेट दैट फीलिंग. और दूसरी बात जो मैंने कभी किसी को बताई नहीं थी, मेरे पर्सनल सर्कमस्टांसेस काफ़ी बिगड़े हुए थे. बिकॉज माई मदर हैड मैरिड माई स्टेप फादर एंड दैट दे वर नॉट वेरी हैप्पी कि हम दैट आई शुड स्टे देयर. कुछ ये भी था कि मैं कुछ डिफरेंट अपब्रिंगिंग की थी एंड आई वॉज लाइक barely 17-18. सो उनको it must have been something quite challenging for them also, maybe. But whatever it was, I had this big feeling of unfairness कि लाइफ में और सब जगह पे इनजस्टिस बहुत है. और इनजस्टिस तरह तरह का है. एक कुछ इनजस्टिस जैसे यू आर बॉर्न विद दैट इनजस्टिस. सो जैसे डिफरेंटली एबल्ड कोई बच्चा है
मैं वहाँ क्यों जाती थी, क्योंकि मैं एक दिन गई वहाँ पे कुछ कार्ड्स वगैरह खरीदने, तो वहाँ कुछ बच्चे थे, तो एक बच्चा था वो कॉर्नर में बैठा हुआ था और मेरी तरफ देख रहा था। तो मैं वहाँ गई, उससे बात करने की कोशिश करी, तो उसने मुझे ऐसे सुनाना शुरू कर दिया कि मेरी मम्मी तो सुबह चली जाती है, मैं घर में अकेला रहता हूँ। तो आई डोंट नो व्हाई मुझे उससे बहुत दर्द हुआ और मैं एक तरह से इन्वॉल्व हो गई। But I was very young, and also I admittedly it was not very well thought through, क्योंकि I used to get very depressed and I used to cry, and you know that ऐसे आप काम नहीं कर सकते। अगर आप ही रोना शुरू कर दोगे तो तो काम फंक्शनल ही नहीं होंगे। फंक्शन, how can you do any work at all? राइट। So I went and did it, but I didn't do it with the seriousness of the work that I did later. एंड देन आई वांटेड, एक प्रोग्राम था कि एज अ स्टूडेंट यू कुड गो एंड लिव इन एनी प्लेस जहाँ कोई आंदोलन चल रहा है। वो भी वक्त था कि कि बच्चों को इनकरेज किया जाता था कि जाओ देखो गांव में क्या हो रहा है, आंदोलन क्या हो रहा है। आज तो आप सोच ही नहीं सकते, आंदोलनकारी जो है वो तो टेररिस्ट हैं, है ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता। पर खैर ऐसा नहीं था। अब मैं पहुंची वहाँ कैलकटा टू गो टू उड़ीसा। वहाँ पे क्या था कि बलियापाल करके जगह है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे मिसाइल बेस बना रही थी, और वो लोग क्या है, मच्छी चावल पान ऐसे ऐसे मच्छी पॉन्ड में या सी से निकालते थे, चावल और पान उगाते थे, ये इनका काम था। अब उनको कह रहे हैं आप यहाँ से हट जाओ और कहीं जाके रहो और बास्केट्स बनाओ। अब इतने एजुकेटेड नहीं थे वो बंदे, और तो उनको बहुत ही जैसे उनको ऐसे लगा कि देयर लाइफ वाज एट स्टेक, सो दे स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। And at the time, there were many people who were ex-Naxalites who came, because Naxalite जो movement था काफ़ी violent था। तो ये लोग वायलेंस से निकल के अब गांव में रह के काम कर रहे थे, यानी ये नहीं कि आप कलकत्ते से आ रहे, वो वहीं रहते थे। तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया कि आप जाएंगी, तो एक और लड़की थी, मैंने कहा चलते हैं हम। तो मेरी माँ ने तो बिल्कुल ही मतलब आई यू क्रेज़ी, कहाँ जा रही हो, यू नो। पर मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, हट लगा ली। अब पहुँचे हम कैलकटा, तो वहाँ पे बहुत बड़ा साइक्लोन आ गया, तो उन्होंने कहा वापस आ जाओ। तो मैंने उनका फ़ोन, उस टाइम मोबाइल फ़ोन तो नहीं थे, तो मैंने फ़ोन ही सुनना बंद कर दिया। खैर कैसे भी करके अब वहाँ पे कुछ दिन थे, तो मैंने मदर टेरेसा के यहाँ काम किया, एंड मेरे ख्याल से वो मेरे लिए सबसे शॉकिंग आज तक एक्सपीरियंस था, क्योंकि बच्चे सच में उनको रबिश कैन से निकाल रहे थे, है ना, कचरे से निकाल रहे थे, और वो बच्चों के ऊपर सब कटा हुआ वो, और कितना वो बच्चे रोते थे। और मतलब आई रिमेम्बर कि ऐसे 20-25 बच्चे जो सारे ऐसे फेंके हुए बच्चे थे, वो सब वहाँ थे, और कितना वो रोते जा रहे हैं। वो हमको कह रही है कि ज़्यादा मत उठाओ, क्योंकि इनको वो मैं आदत हो जाएगी, प्यार और एम्ब्रेस की आदत हो जाएगी। देखो आप, एग्जैक्टली द क्रूअल्टी ऑफ दैट। तो फिर उसके बाद तो वापस जाने का चांस ही नहीं था। मैंने कहा नहीं तो अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो इट वॉज क्वाइट अ सीन फ्रॉम अ फिल्म, बिकॉज वो जो जगबंधु घोष था, एक जो वहाँ पे संस्था चलाता था, उसने कहा मेरे पास मोटरसाइकिल है, उस पे हमने सारा, उसके पास बुलेट थी, और उसमें हमने सारी, जैसे वहाँ पे उनको सामान चाहिए था, साड़ियाँ, कपड़े, कुछ अनाज वगैरह गांव में, तो इट्स सच अ बिग थिंग। और वो पीछे उसने बांध दिया, और हम 2 लड़कियाँ, तो वो हम मेरे ख्याल से ट्रेन, एक दीघा करके कोई जगह है, वहाँ तक गए थे ट्रेन से। उसके बाद ये बंदा हमको मोटरसाइकिल पे ले गया, और मेरे को वो विजुअल आज तक याद है कि इतनी छोटी सी सड़क जिसमें सिर्फ मोटरसाइकिल फिट आ सकती है, और दोनों तरफ सिर्फ पानी। आई कुड नॉट सी कि एक छत दिख रही हो या बंदा दिख रहा हो। तो उस टाइम मुझे अंदर डर तो लगा था, ऐसे जा कहाँ रहे हैं। बट जब मैं वहाँ पहुँची और उनकी सर्कमस्टांसेस देखे कि दे वर सो ब्रेव, क्योंकि जब साइक्लोन आया उन्होंने कहा कि एक घर पकड़ लिया जिसको बचाना है, तो उसकी छत पकड़ के ये लोग सारे विलेजर्स खड़े थे पूरी रात, एंड एक उन्होंने बचा लिया। तो जब हम आए उन्होंने कहा आप यहाँ रहना।
अब बात ये थी कि आफ्टर द साइक्लोन जहाँ पे पानी नहीं भरा था वहाँ पे तो हवा बहुत अच्छी आ रही थी, हम तो अंदर बंद हो गए थे। खैर ये जो दूसरी लड़की थी वो थोड़े दिन बाद बीमार हो गई क्योंकि वो पॉन्ड में जाके नहाना, उसको कुछ काट वाट किया, वो चली गई। तो माई मदर रियली पैनिक, बट तब मैं एक तरह से मेरे को लगने लगा कि दीज आर माई पीपल। वो मुझे ट्रीट भी ऐसे करती थी लड़की औरतें, ये नहीं है कि बाहर से आई। वो कह रही है तुम यहाँ रह रही हो, खाना पकाओ, पानी लाओ। तो दिस टू हैव लॉट ऑफ फन कि इसको 2 घड़े दो, तो में सारा पानी गिर जाता था। दिस टू हैव फन। और मैं खाना पकाती थी तो मैं तेल कम डालती थी, तेल डालो, उनके लिए तो अच्छा है। तो ऑल दैट आई लर्न टू कुक फ्रॉम देम। व्हाट डिड आई नो अबाउट कुकिंग? तो देन उसके बाद द मेन स्टार्टेड मेकिंग मी वॉक विद देम कि मतलब आई वॉज द ओनली वुमन देयर, दे वर ऑल ग्रोन मैन, कि 15 किलोमीटर्स चल के कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे मैं स्पीचेस दे रही हूँ एट एज 18, ripe age. I don't know what I said also, I don't remember, but I did talk to them about inequality because that really bothered me. पर खैर ये चला कुछ महीने, उसके बाद मेरी माँ ने साफ चिट्ठी में लिख दिया कि यहाँ तो मेरी बेटी वापस भेजो, जगबंधु घोष को, यहाँ मैं पुलिस भेज रही हूँ। तो फिर उसने कहा कि तुम चली जाओ नहीं तो हमारे पे आएगा। तो आई क्वाइटली केम होम। Yeah, so that trained my entire being, that experience, you know. I was running away from my own demons and fighting others' demons. And I found that that's a very constructive way actually of doing it than to just me, you know. आपने कहा ना कि एक पॉइंट पे आपको शुरू में जब आप स्पास्टिक सोसाइटी जाती थी और उस बच्चे ने जब कहा कि दैट मूव्ड यू Yes. एंड यू आप रोती थी, Yes. और फिर आपने अपनी पूरी कहानी के डिस्क्रिप्शन में एक पॉइंट पे कहा कि ऐसा लग रहा था कि फिल्म में है, फिल्म चल रही है। मुझे ना एक सोच है जो मुझे बहुत स्ट्रांगली आई फील दिस, कि हम फिल्मों से ज़्यादा मूव होते हैं। ठीक है, सिंपल सी एक बात है, जैसे हम फिल्म में देख रहे हैं कि गाड़ी एक चौराहे पे खड़ी होती है और एक भिखारी आता है, भिखारी बच्चा आता है और गाड़ी पे नॉक करता है, उसे कुछ चाहिए, और ये लोग जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं इसे इग्नोर करते हैं। और हम जब फिल्म में ये दृश्य देख रहे होते हैं तो हमें अंदर से बहुत फील होता है, दुख होता है, रोना आता है, एंड वी डू नॉट रिलेट विद द पीपल सिटिंग इन द कार, बिकॉज हमें लगता है कि कार में बैठे हुए लोग कितने क्रूअल है, कैसे इस बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं। जबकि हकीकत में रियल लाइफ में हम कौन से चौराहे पे किस भिखारी के कौन से बच्चे को हमने नोटिस किया है, क्योंकि हमें लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है, हम क्या करेंगे, क्या नोटिस करेंगे। हम जितना पॉसिबल होता है कि कोई हमें नॉक कर रहा होता है, अगर हम गाड़ी में बैठे हो रियल लाइफ में, तो हम इतना पॉसिबल होता है कि हम इग्नोर करते हैं, हम अचानक से हमें कुछ सुनाई नहीं देता, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिल्म में हम मूव हो जाते हैं, हमें रोना आता है। फिल्म में हम रूट कर रहे होते हैं उस हीरो के लिए, जो हीरो किसी एक सिचुएशन में है, उसके पास ऐसी सिचुएशन है कि वो या तो किसी की मदद कर सकता है जिसमें उसको बहुत लड़ाई लगेगी, बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत संघर्ष होगा, लेकिन हम रूट कर रहे होते हैं कि भाई तुम वो रास्ता चुनो जहाँ तुम संघर्ष करके इस इंसान की मदद कर पाओ। रियल लाइफ में हम अपना कन्वीनियंस चूज़ करते हैं, हम किसी की मदद करने के लिए अपने आप को इनकन्वीनियंस दे करके नहीं जाते। लेकिन मूवी में हम रूट कर रहे होते हैं कि वो हीरो जो है हमारा, वो संघर्ष का रास्ता चुने। तो जो फिल्म मेकिंग है, इट हैज़ सच पावर, राइट? एंड यू आर अ फिल्म मेकर, एंड आपने बहुत तरह की फिल्में बनाई हैं। आपने फीचर फिल्म्स बनाए हैं जो कि एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन में आता है, आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं, आपने अवार्ड्स जीते हैं, और वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। बट टेल मी दिस, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर और व्हाट इज़ दिस कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि हमारे पास जब वो मौका होता है तब हम दूर मुंह फेर लेते हैं। लेकिन हम फिल्मों में हम चाहते हैं कि भला हम एक्चुअल में उस मोमेंट पे तो हम बुरे इंसान नहीं होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारे में हिम्मत नहीं होती है। क्या होता है? एक तो फिल्म जो है मीडियम, तो जो भी पहले मीडियम्स थे वो आपकी एक सेंस को किसी तरह से सर्व करते थे। तो म्यूज़िक चल रहा है तो ईयर्स, यू नो, पेंटिंग तो आइज, यू नो, परफ्यूम तो स्मेल, यू नो, दीज ऑल आर्ट्स
डांस, बॉडी, पर फिल्म एक चीज़ है जिसमें सब कुछ कंबाइन हो जाता है. आपके सारे सेंसेस ये हो जाते हैं. आई गेट एंड सेकंड इज आप कमिट करते हैं जब हॉल में जाते हैं या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब पे प्ले करते हैं. आपकी अपनी कमिटमेंट है, किसी ने आपको वहाँ पे ज़बरदस्ती. तो एक तरह से यू हैव एडमिटेड योरसेल्फ टू हिप्नोसिस. यू हैव सेड आई वांट टू बी हिप्नोटाइज्ड. सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. Disbelief. Now the thing is कि because our real lives are so full of the real thing, there is a whole part of us, हमारे एक पूरा हिस्सा है जिसमें हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें करें. There is a whole part of us that wants to do this, wants to be good. हम सुपरमैन देखने जाते हैं, वो सबको जाके उनकी ज़िंदगी ठीक कर देता है, हम भी चाहते हैं हम करें. लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल आस्क है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, है ना, फॉर वट एवर रीज़न, नॉट टू जज, इन द फिल्म व्हाट हैपन्स इज यू कैन डू इट, है ना. आप जो है आप वो बच्चे की पोजीशन में जा सकते हैं जो बाहर खड़ा है 1 मिनट के लिए, और आपको ऐसा लग सकता है कि ये कितना बुरा है, मैं कितना अच्छा हूँ. असल में आप है जो अंदर बैठे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए आप इस बॉडी में आ सकते हैं. तो फिल्म का जो पर्पस है वो दो तरह का हो सकता है. एक हो सकता है आपको इतना इंस्पायर कर दे कि आप फिल्म से निकले और कहें कि बस अब मुझे कुछ करना है. ओके, ये रेयरली होता है लेकिन होता है. और दूसरा ये कि आपकी कैथारसिस हो जाती है. आप एक मोमेंट के लिए उस बच्चे की ज़िंदगी जिया है, आपने जी है वो ज़िंदगी फॉर 5 मिनट्स एंड इट्स अ कैथारसिस. क्यों? अदरवाइज आपको लगता है मैं तो वो बुरा आदमी हूँ या बुरी औरत हूँ जो बैठी हूँ यहाँ. तो एट दैट मोमेंट आपको बहुत गुड फीलिंग होती है, वो कैथारसिस होके ख़त्म हो जाता है. अब इससे मैं आपको एक पॉइंट पे लाती हूँ जो इस करंट टाइम में जो बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो फिल्म मेकिंग जो है ना तरह तरह की होती है, उसके तरह तरह के वेज होते हैं, लेकिन कुछ टेक्निक्स जो पब्लिक नहीं जानती है लेकिन हमको पता है, वो टेक्निक्स ऑलरेडी हमको, जैसे आप अगर फिल्म स्कूल जाएं या बहुत फिल्में बनाएं या फिल्म के बारे में पढ़ें तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि एक टाइम पे एक फिल्म मेकिंग ऐसी थी कि आपको कन्विंस करने के लिए, तो उसमें क्या होता था, उसका फॉर्मूला ये था कि 2 सही चीज़ें बोल दो, तीसरी झूठ बोल दो, तो आप कन्विंस हो जाओगे, है ना. मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं अभी आई हूँ वहाँ से एम्बेसडर होटल से टैक्सी में बैठ के और रास्ते में किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, हो सकता है तीसरी चीज़ गलत हो, लेकिन मैंने जो दूसरी चीज़ बताई है बिल्कुल ठीक है, तो आपको लगेगा ठीक है. तो पहले किसने इसका इस्तेमाल किया? रशिया में जो स्टालिन थे, वो एक डिक्टेटर थे. वो लोग, उनके राज में लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, बहुत बुरे हाल थे, लेकिन उनको पब्लिक को कन्विंस करना था कि ऐसा नहीं है. तो उन्होंने एक फिल्म मेकर है आइजनस्टाइन, उनको बुलाया और उन्होंने एक टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग जिसको मोन्टाज कहते हैं, राइट. अब वो बनाया. उसमें क्या था, एक बहुत फेमस फिल्म है द असेंट ऑफ स्टालिन या कुछ, तो उसमें लोग ऐसे रो रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, दे शिवरिंग, और कोई ब्रेड पकड़ा है, कोई मतलब बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, और वो ऐसे देख रहे हैं और एक शॉट है कि स्टालिन चल के जा रहा है, वो देख शायद कुछ और ही रहे हो, लेकिन आपने बीच में एक शॉट स्टालिन का लगा दिया, तो वो पूरी जो उनकी इमोशन थी, अब इट बिकेम अबाउट स्टालिन. फिर एक औरत आई, उनका नाम था लेनी राइफेनस्टाल, उन्होंने ये काम हिटलर के लिए किया, और अभी धुरंधर बनी है, मैं ओपनली कह रही हूँ. और इसमें ये लोग कहते हैं अरे प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, ये फिल्म मेकर जो है ये प्रोपेगेंडा नहीं है. मैं फिल्म मेकर जो भी है, लेनी राइफेनस्टाल हो, आइजनस्टाइन हो या धर जिन्होंने बनाई है, उन पे मैं आशंका नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट डाउटिंग देम, बिकॉज उनकी जो फिल्म मेकिंग एबिलिटी है इट्स प्रीमियम, आई गिव देम दैट.
बट ये जो फॉर्मेट है ना, जिस दिन आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, आप उस कैटेगरी में आ गए। तो फिल्म मेकिंग जो लैंग्वेज है ना, वो बदलती रहती है टाइम के साथ। और फिलहाल ये चीज़ लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रोज़ रील देखते हैं, उनको दे आर थिंकिंग व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ फॉल्स, राइट? नाउ देर इज सम वीडियोज विच आर स्ट्रेट अप फॉल्स, है ना, वो AI के बने हैं, whatever we can tell, but when this one untruth is slipped into the large sea of truth and you muddy it, that's a different conversation. So I feel कि आज जो है लोगों को ये चीज़ पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सब विजुअल नेटिव्स हो गए हैं। हम फिल्म बनाए ना बनाए, हम हर मिनट में विजुअल और साउंड आपको किसी चीज़ के कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, एवरी मोमेंट। सो यू हैव टू बी अवेयर। जैसे कि हम कहते हैं कि आप बॉक्स उठा के देखो इसमें है क्या, यू नो, सम बॉक्स ऑफ फूड और व्हाटएवर प्रोडक्ट्स, लेबल पे क्या लिखा है पता होना चाहिए। तो जब फिल्म मेकिंग के बारे में हम बात करते हैं, हम इतनी विजुअल्स देखते हैं, तो ये पैटर्न समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई फील कि आई मीन आई टुक द क्वेश्चन समवेयर एल्स, बट आई वांटेड टू ब्रिंग इट टू दैट कि एक एंड आई, मुझे पर्सनली फिल्म मेकिंग से आई मीन आई लव इट। एक तरह से इट्स माई बिग लव। आई एम नॉट, आई मीन एवरीथिंग एल्स असाइड, आप मुझे बोल दो आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, बस फिल्म मेकिंग मिलेगी, चलो एज लॉन्ग एज आई कैन मेक फिल्म्स। क्योंकि द मैजिक ऑफ इट, मेरे को याद है मैं फिल्म स्कूल में एक बारी खड़ी थी एंड आई the camera and the light and the sound, and I just thought, oh my god, I can do anything, you know. It's like you feel like you're completely liberated now. So I live with filmmaking in that way. For me, filmmaking is like a craft that I practice every day and I love it. That's why I want कि लोग उसके बारे में एक बारीकी से सोचें और उसको जस्ट एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ना लें, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ डाला जा रहा है। ये दिमाग में डाला जा रहा है बिना, मैं एक चीज़ अक्सर अपने दोस्तों के साथ हम लोग जब बात करते हैं तो इस बात का ज़िक्र होता है कि हम जब जो बाद में पैदा हुए 80s, आई थिंक 80s वाले लोग ही 70s वाले थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे, उन लोगों के लिए ना फ्रीडम स्ट्रगल इज़ अ रोमांटिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी रोमांटिसाइज द फ्रीडम स्ट्रगल लॉट इन अ वे कि हम ये भी सोचते हैं, मुझे पता है कि मेरे जैसे बहुत ऐसे लोग रहे हैं जो ये सोचते थे कि काश उस समय पैदा होते तो कुछ कर पाते। एंड लेटली आई हैव ऑल्सो थॉट अबाउट कि हम क्यों इतने, वाई आर वी सो मूव्ड अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल, बिकॉज वी डिड नॉट विटनेस इट। इंटरेस्टिंगली एक बात मुझे बहुत साफ अब हो गई है, आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट नाउ, कि नॉट एवरीबडी पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। उस समय भी अ हैंडफुल वर स्ट्रगलिंग, बाकी को तो समझ में भी नहीं आ रहा था, स्टेटस को में लोग खुश थे, तो उस समय भी ये लोग जो आंदोलन करते थे उनको धिक्कारा ही जाता होगा। और मैं ये इसलिए मुझे कन्विंस हो चुकी हूँ मैं इस बात पे, क्योंकि हम आसपास जितने लोगों के साथ बड़े हुए हैं या जिसको भी आप जानते हो, आप बस उनसे ये सवाल पूछिए कि आपकी फैमिली से फ्रीडम स्ट्रगल में किसने पार्टिसिपेट किया था 2-3 जनरेशन पहले। आप लोग ढूंढ के निकालेंगे तो 1-2 बताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जनरेशन्स में 1-2 आपको मिल रहे हैं, जहाँ मिलते हैं बाकी जगह मिलते भी नहीं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब योर फैमिलीज वर साइलेंट, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट फाइटिंग फॉर फ्रीडम। तो ये बात अगर आप सोचें तब समझ में आता है कि आज भी कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग विद्रोह करते हैं, कुछ लोग क्रांति करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल संघर्ष करते हैं, लेकिन बाकी लोग बड़े कंफर्टेबल हैं, या तो कंफर्टेबल या फिर यार इससे मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे अपने संघर्ष है, मैं अपने संघर्ष को चुनता हूँ, मुझे इसमें नहीं जाना। तो मुझे समझ में आता है कि ये ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल, चाहे फैमिली ने पार्टिसिपेट किया हो नहीं किया हो, लेकिन हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर मुझे समझ में आता है कि इमोशनल तो हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमने जो फिक्शन कंज्यूम किया है, गाने इतने खूबसूरत राष्ट्रभक्ति के गाने, पर वो तो बाद में बने।
हाँ, वो किसी ने सोचा या किसी ने इंस्ट्रक्ट किया कि राष्ट्रभक्ति की फिल्में बनाओ, राष्ट्रभक्ति के गाने बनाओ, which propaganda is a negative word unfortunately, लेकिन you think about it, that was also propaganda कि Yes. हिंदुस्तानियों को बता, एक तो हम लोग अलग अलग लोग ऐसे खींच करके एक देश बनाए गए, फ्रीडम स्ट्रगल के आंदोलन से हम निकले, हम नए देश है, हमारे देश में इतने प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम साथ भी नहीं हो पाए, अगर हमें फीलिंग ऑफ राष्ट्रभक्ति नहीं आई तो हम तो ऐसे ही बिखर जाएंगे डे वन में, जो कि दूसरे देशों ने बोला था कि यार इंडिया क्या टिकेगी, तुम लोग नहीं टिक पाओगे, तुम लोग बिखर जाओगे। तो कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाना है, तो इतनी खूबसूरत गाने, इतनी खूबसूरत फिल्में जो इंस्ट्रक्ट, मतलब दैट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन कि मेक दोज फिल्म्स. So for people who are born in 80s, 90s later, who watch those films or listen to those songs, ऐ वतन हमें तेरी कसम सुन के मुझे रोना आ जाए या मुझे कुछ हो जाए, ये तभी हो पा रहा है बिकॉज हाउ पावरफुल इट इज. Yes. राइट, स्टोरी टेलिंग की आप बात कर रही थी, और माई मॉम, आई थिंक शी वॉज द फर्स्ट स्टोरी टेलर इन माई लाइफ. इतनी कहानियाँ सुनाती थी, 2 ही तरह की कहानियाँ सुनाती थी वो. वन वॉज अबाउट हिस्टोरिकल स्टफ विच वॉज primarily the freedom struggle over the years and history in general. The second was mythology. तो टीवी पे रामायण महाभारत आने से पहले मुझे रामायण महाभारत के छोटे छोटे किस्से भी पता थे, एंड मतलब मुझे किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए, क्योंकि माई मॉम वॉज मच ओल्डर, तो उन्होंने ये सब जागरूक किया था. तो मैं उस, जो आप कह रही थी ना कि कहाँ से शुरू होता है, जैसे आपकी आइडियलिज्म, तो मेरे में भी वो सोचना या इन्फ्लुएंस हो जाना अबाउट द कंट्री, फीलिंग ग्रेट अबाउट द कंट्री एंड ऑल दैट, वहाँ से शुरू हुआ. एंड देन ये भी समझ में आया बड़े होकर के, इनफैक्ट बहुत रिसेंटली, कि भाई एवरीथिंग इज अ कॉन्सेप्ट. जब नेशन ही कॉन्सेप्ट है, कि आपने एक बॉर्डर खींच दिया है दुनिया में और नेशन बनाया है, जब अपने वही एक कॉन्सेप्ट है, तो राष्ट्रभक्ति भी कॉन्सेप्ट ही है. हाँ, सब कुछ कॉन्सेप्ट ही है. एंड ऑफ द डे बहुत बुरी तरह से काट पीट के देखे, मोरालिटी इज ए कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन फिर है कि आप उसके बाद तो आप क्या दरकिनार कर देंगे मोरालिटी, या आप राष्ट्रभक्ति जैसी अमेजिंग फीलिंग को दरकिनार कर देंगे, या आप फिर सोचेंगे कि नहीं भाई अच्छा लगता है, it feels good to help another human being, it feels good to bring a community together, Yes. It feels good to be able to help somebody who's in trouble, it feels, मतलब इट्स अ वेरी सेल्फिश थॉट, आई एब्सोल्युटली एक्नॉलेज इट, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत अभी खिचड़ी पका दी, बट No, आई एम गेटिंग व्हाट यू सेइंग. हाँ, कि पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, पावर ऑफ मूवीज, एंड आपने जैसे प्रोपेगेंडा वाली बात की, मुझे लगा कि प्रोपेगेंडा तो यू कैन, एज यू राइटली सेड, यू कैन क्रिएट जस्ट एनीथिंग, आपको सब कुछ मिल गया है. Now if you have the craft, what will you use your craft to create, is the point. आप द्वेष देंगे, आप कल्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनाएंगे, ये कल्चर ऑफ डायलॉग बनाएंगे, आप लोगों को हाथ पकड़ना सिखाएंगे या मुंह फेरना सिखाएंगे, आपके पास कितनी बड़ी ताकत है. हाँ, वही ताकत बहुत है. बट यू नो, ये फ्रीडम स्ट्रगल की जो आप बात कर रही हैं, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो एक्चुअली काफ़ी एग्जेम्पलरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि बहुत ऐसे नेशंस थे जो ब्रिटिश थे, उनका एक जैसे एमओ था, मतलब एक चीज़ करने का तरीका था कि जब भी वो किसी कंट्री को छोड़ते थे, अगर वो कंट्री वाइट नहीं थी, यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका में जो नेटिव्स थे उनको तो ख़त्म कर दिया और ये वाइट कंट्रीज़ हो गई. तो जब इन कंट्रीज़ को छोड़ा तो इन्होंने उनको रेड नहीं किया, लूटा नहीं, बांटा नहीं. जैसे ही अफ्रीका पहुँचे, आप इंडिया पहुँचे, आप इज़राइल पैलेस्टाइन देख लीजिए, कहीं भी जहाँ पे ये लोग थे, अगर वो लोग वाइट नहीं थे तो उसका विभाजन कर दिया. क्यों? क्योंकि उनको नहीं चाहिए था कि दे शुड लीव समबडी पावरफुल, है ना, क्योंकि कॉलोनाइजर्स थे. आज भी वही गेम खेल रहे हैं, उनका कुछ बदला नहीं है ज़्यादा.
जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट थी बहुत एग्जेम्पलरी क्यों थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्टार्ट कहाँ से किया, स्टार्ट वहाँ से नहीं किया कि देशभक्ति देशभक्ति, उन्होंने पहले कहा विडो रीमैरिज बंद करो, कास्ट बंद करो, हिंदू मुसलमान बंद करो, आदमी औरत बंद करो। उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म किया। तो आपकी पार्टिसिपेशन जो थी सिर्फ रोड पे आने के लिए नहीं थी, आपकी पार्टिसिपेशन इतनी हो सकती थी जैसे मेरी ग्रैंड मदर की थी कि वो ब्राह्मण औरत थी, लेकिन जब मुसलमानों के घर से बिरयानी आती थी वो लेती थी और खाती थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि टाइम आ गया, अब हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये जो सोशल जंप्स है ना, ईच फैमिली डिड इट. That is a beautiful thing to say. Yeah. Yeah, I think That is a- social jump. Hmm. And that is why when 1940 एक बारी क्या हुआ है, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, जो भी ये लोग आपको अभी बताएं, वो सब गांधी जी को बापू बुलाते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट थी, वो बार बार उनके पास जाते थे, बापू वी शुड फाइट, वी शुड आर्म्स निकालो, बॉम्ब फाड़ो। कहते हैं भाई जिस तरह से आप आज़ादी लेंगे उसी तरह से आपका नेशन चलेगा। पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है? आपको उसी तरह से सस्टेन करना पड़ेगा, मतलब दैट विल बी योर पॉलिसी. Yes. You cannot then become a peaceful nation. Yes. If you come in with war, that war will continue. Right. हमारे क्या हुआ आज तक, हम लोग जब हमारे आंदोलन होते हैं चुपचाप से जा रहे हैं, हम लोग क्वाइट प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट आज तक। तो ये गांधी की देन है, आप उसको उनको गाली दे दी. इट्स वेरी फैशनेबल नाउ टू टॉक अगेंस्ट हिम, एंड येस ही वॉज अ मैन हु वॉज बॉर्न इन 1800. तो उनकी सोच कुछ अलग ही थी औरतों के प्रति, कास्ट के प्रति, वो जो बदला था उन्होंने काफ़ी बदला था, लेकिन शुरुआत में काफ़ी मतलब पेट्रियार्कल कास्टिस्ट थे वो, लेकिन वो बदले। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन जो उनकी थी कि ये जो जितने फ्रीडम फाइटर थे, जवाहरलाल नेहरू ने पहले अपना घर दे दिया है ना, पहली चीज। तो दे वर रियली इनटू सोशल चेंज, देन फ्रीडम। सो जब हम फ्रीडम में आए, हम उस स्पिरिट को लेके आए कि हम नॉन वायलेंट हैं, हमको सोशल चेंज चाहिए, हम लोग एक साथ जुट के काम कर सकते हैं। तो बिरला जो थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो शायद निकल के बाहर नहीं आए और उन्होंने शायद नारे ना लगाए हों, लेकिन उन्होंने काफ़ी पैसे डाले इनटू बिल्डिंग द कंट्री। क्यों? सोशल चेंज। दैट इज़ व्हाई इट्स एग्जेम्पलरी। इट इज़ नॉट एग्जेम्पलरी कि हमने सिर्फ इंडिपेंडेंस ले ली, भाई गोवा को भी इंडिपेंडेंस मिल गई, भाई कितने इंडिपेंडेंस मिल गई। लोग कहते हैं कि भाई ये जो ब्रिटिश हैं ये तो थक गए थे यहाँ रह के, ऐसे कहते हैं, ऐसे अभी तो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, बकवास करते हैं। पर खैर चलो हम ये भी मान ले कि वो थक गए थे, लेकिन द कंट्री आफ्टर, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है आज तक पूरी वर्ल्ड में उसको पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि एक दलित जो सबसे डिसएडवांटेज ह्यूमन बीइंग है, जो गांधी से नफरत करता था, उससे लिखवाई है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है ना, ये सोशल चेंज वाली बात, दैट इज व्हाई इट्स एग्जेम्पलरी। एंड आई विल टेल यू, जो आज हो रहा है उसको रिवर्स करने का एक वो है अटेम्प्ट, कि जो हमने कितने भी साल हो गए इस मूवमेंट को शुरू हुए, क्विट इंडिया तो 1920 में शुरू हुआ, तो उससे पहले 1857 से चल रहा है। 1857 में मुसलमान और हिंदू एक साथ जुट के उन्होंने लड़े थे। ये बात ब्रिटिश को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने हमको बांटना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, इन्होंने जो हमारे ऊपर ढाया है, कब ढाया था? आज तक हम उसी चीज़ पे बात कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया भाई? बीच में इतने अच्छे अच्छे लोग थे, सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे थे, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? व्हाई डू यू वांट टू गो बैक टू व्हाट द ब्रिटिश वांटेड इन अर्ली 1900s इन 2026? तो आई एम सेइंग कि वो जो वैल्यू उसकी है, आप लोग भूल जाइए, आप भूल जाइए पटेल, भूल जाइए नेहरू, भूल जाइए गांधी, लेकिन जो आपको प्रेजेंट, women have been fighting for the vote in how many countries? Right.
1947 we got full right to vote. These are not small things. We should never forget that. I think that is why we are exemplary. And that is why these Ganas mean so much. Because it was a rise above your own base human instinct. हमारी बेस ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या है? किसी को नीचे दबाओ, पैसा बनाओ, यू नो, आदमी हो तो औरतों को दबा के रखो, ये है ना. तो उन्होंने एक कॉल दिया कि भाई उठो. इसीलिए गाने रोते हैं हम लोग सुन के, इसीलिए नहीं. अमेरिका में भी तो गाते हैं, कोई नहीं रोता. कोई नहीं रोता. एक और चीज़ है इसी पे, मतलब जस्ट कंटिन्यूइंग दैट थॉट, कि जब हम आज़ाद हुए, ऑफ कोर्स वी वर इन अ वेरी पुअर स्टेट. यस. इन स्टार्टिंग विद हंगर. यस. लेकिन उस समय सिर्फ ये नहीं सोचा गया कि हमें सिर्फ भूखे लोगों को खाना देना है. उस समय इसरो भी सोचा गया. उस समय सोचा गया कि स्पेस रिसर्च भी करना है. उस समय ये भी सोचा गया कि IITs भी इस्टेब्लिश करने हैं, खाना देना है, एजुकेशन करना है, सोशल इक्वालिटी लाना है, IITs इस्टेब्लिश करेंगे, स्पेस रिसर्च करेंगे, फिल्में भी बनाएंगे. राइट. तो पॉइंट इज कि एवरीथिंग वाज अटेम्प्टेड एट वंस एंड वाज नेवर कि पहले तो अपना खाने का सोच लो, उसके बाद हम स्पेस की बात करेंगे. नहीं, सब कुछ विच अभी समझ में आता है कि भाई कितना फॉरवर्ड लुकिंग थॉट था, क्योंकि हर एफर्ट्स थे सारे. बिकॉज वही मैं आपको बता रही हूँ, एक बारी मैंने आपके दिल में डाल दी बात कि यू हैव टू इम्प्रूव द नेशन, सोशल चेंज होना चाहिए, तो आप जहाँ हैं आप काम करेंगे. आपको कोई बुलाने की nobody needs choose a certain path. Yes. आपको जंतर मंतर पे रहने की भी जरूरत नहीं है. आप अगर केरला में कहीं पे बैठे हो, वहाँ पे बैठ के मतलब मैं बता रही हूँ कि आपकी दादी हो, नानी हो, बच्चियाँ हो, छोटे बच्चे हो, उनको ये बात समझ में आ जाए कि ये हमको करना है, तो सब अपनी लेवल पे करेंगे. वो जाके वो चीज़ बन जाता है, फिर इसरो बन जाता है, फिर वो IIT बन जाता है, क्योंकि हर बंदे में ये एक नेशनल कल्चर हो गया है. और क्या आप कह रही है ना, 80s 90s में people took it for granted. I took it for granted. मुझे कभी ये नहीं लगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे, मतलब ये हिंदू मुसलमान का फिर से शुरू हो जाएगा. मतलब मेरे को बिल्कुल, मेरे का हो ही नहीं सकता. मैं तो ये लड़ती थी लोगों से, नाइव. तो ये 80s 90s में हम भूल गए ये चीज़ की, जो जिस नींव पे हम खड़े थे उसी पे हम धक्का दे रहे हैं. हम खड़े, इतना विशाल देश है, इसमें कितने तरह के लोग हैं, पर सबका एक ही जगह पे ढालना. किस चीज़ पे ढाला था? इसी पे. वी विल इम्प्रूव टुगेदर wherever you are. You can be in the northeast, you can be a tribal. आपकी इम्प्रूवमेंट, मेरी इम्प्रूवमेंट मत करो, अपनी करो. So we forgot that. हम सबको एक जैसा बनना नहीं है ना. नहीं, हम लोग सब क्यों बनना है एक जैसा? हम सबको अपने जगह से बेहतर बनना है. बिल्कुल. हाँ. Best version of ourselves. But we don't have to have one culture, one language. Not at all. वो टाइम ऐसा था कि बिहार में लोगों ने अपने जो सरनेम है, नीतीश कुमार, ये जो कुमार है, नीतीश कुमार, क्यों कुमार है, इन्होंने अपने सरनेम क्यों ड्रॉप करे? दिस वाज ऑल सोशल चेंज है. बहुत बड़ी बातें हैं ये, भूलना नहीं चाहिए. बिल्कुल नहीं. इस पे मैं एक बात बताती हूँ. आई कम फ्रॉम बिहार एंड बंगाल. तो माय फादर वाज फ्रॉम बिहार. तो ये वाला मैंने देखा है कि पीपल ड्रॉपिंग देयर सरनेम्स. तो ऐसे बहुत सारे हैं, जब बहुत सारे लोग हैं बिहार से आते हैं जिनका 2 नाम है, 2 प्रॉपर नाम है. देयर इज नो सरनेम इन टर्म दैट इंडिकेट्स अ कास्ट और एनीथिंग. तो मेरे एक अंकल थे, उन्होंने अपने बच्चों का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से रखा था. उन्होंने अपना उनका पहला नाम था कृष्ण, तो उन्होंने अपने बेटों का सरनेम रख दिया था कृष्णपुत्रे. That did not indicate a caste anything, so they had dropped caste. तो बड़ा क्रिएटिव था. बाकी लोग रंजन और कुछ ऐसे ही रैंडम, मनीष रंजन, ये सब कर रहे थे. इन्होंने किया तो हम लोग हंसते भी थे कि वाह क्या क्रिएटिविटी दिखाई. आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उन बेटों ने अब वो ड्रॉप कर दिया. They've come back to their caste वाला सरनेम. Yes, because वो
हमको लगता है कि हमने अपनी प्राइड खो दी है। हाँ, तो वही है प्राइड कि नहीं खोई आपने। जो क्रांति जो समानता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कास्ट आइडेंटिटी ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो उन्होंने वापस कर दिया है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो चीज़ें उल्टी होती जा रही हैं और एक साथ हर जगह। इसीलिए हो रही हैं क्योंकि वो जो सोशल चेंज है उससे लोगों का ज्यादा पैसा नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि पहले क्या था कि खादी ग्राम उद्योग था, जहाँ पे हम कॉलेज के कुर्ते पहन के बड़े हुए हैं, 5 रुपए का कुर्ता, 10 रुपए का, 15, वो था। एंड हम मतलब वी आर नॉट बाय एनी मीन्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, लेकिन हम भी बस पास खरीदते थे, है ना। अब नहीं है, वो ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वो एक सोशल इनइक्वालिटी पे बात आ गई है। एक देयर वाज अ काइंड ऑफ, इट वाज थॉट ऑफ एज स्लाइटली वल्गर एट द टाइम, कि आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके आ गए और इतनी पॉवर्टी है। मतलब आज जो एक बिलियनर है वो 7-8 मालक का घर बना देता है और उसके बिल्कुल आगे एक स्लम है, उसको कतई बुरा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इंडिपेंडेंस के बाद अगर वो ऐसे करता, शायद उसको सोशल बॉयकॉट होता। तो इससे पैसे नहीं ना बनते किसी के, सोशल इक्वालिटी से, इक्वालिटी से, सोशल इनइक्वालिटी से बनते हैं इनके पैसे। क्यों? क्योंकि जो बहुत रिच हैं वो आपकी बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें लेंगे, और जिनके पास नहीं है वो सारी ज़िंदगी काम करेंगे कि वो चीज़ें खरीद पाएं। तो दैट इज़ वाई वी हैव बीन, हमारी जो फिलहाल जो फाइट है पूरी दुनिया की, उसकी पैसे से लड़ाई हो रही है। एक्चुअली सम पीपल हु आर ग्रीड से है, एक्चुअली नॉट मनी बट ग्रीड। दैट्स एब्सोल्युटली फेयर। एक बात बताइए, योर वर्क, ठीक है, आई वांट टू टॉक अबाउट योर वर्क, एवरीथिंग। आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्में कुंभ मेला पे भी बनाई है, जी ठीक है, जी जी। फिल्में मतलब आपने 2 बनाई है, फीचर फिल्म्स, जिसमें सेकंड वाज अबाउट फीमेल इन्फेंटिसाइड यस इन हरियाणा, यस ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ योर वर्क, एंड इनफैक्ट आप जितनी वोकल हैं हर जगह, इनफैक्ट हम जब मिले थे पहली बार, हम एक पैनल पे मिले थे विच वाज अबाउट जेंडर इक्विटी, तो योर वर्क इज इट कम्प्लीटली अबाउट जेंडर, every and you've written a book yes called Krishna Circus, which is about a woman superhero, yes and your next work that you're about to do, I would love to know more about it, but everything that you're doing now or thinking, is it from a gender lens intentionally? No, I think, देखिए, I always have this conversation. We have to use the word gender lens. Actually, it's just my lens. तो बहुत लोग, जैसे आपने दबंग बना दी, मैं आपके पीछे आई कि ये क्या जेंडर लेंस है। That's true. आपने अभी जो है बेक्टेल टेस्ट की बात की है, तो हम जाते हैं आदमियों के पास कि क्यों आप तो सिर्फ आदमियों की तरफ से बनाते हैं। अरे पूरी फिल्म मेकिंग ही आदमियों की बनी हुई है, जितने जो एंगल्स बनाते हैं, जिस तरह से कैमरा ट्रेन करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो आई फील कि अगर आपको ऑथेंटिक बनना है ना, तो यू हैव टू ओन योर सेल्फ। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे तो मतलब ही नहीं औरतों के प्रॉब्लम से, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो आदमियों के लिए, मैं बोल ही नहीं सकती। इट्स नॉट ऑथेंटिक। मेरी जो इन्फ्लुएंसेस लाइफ में हैं स्ट्रांगली फीमेल रही हैं। मेरी माँ और मेरी ग्रैंड मदर, मेरे मतलब फादर भी थे, द मेन ऑल्सो, बट जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस थे, जिनको मैं हीरो वर्शिप करती हूँ, वो औरतें हैं। और तो ऑब्वियसली मेरे काम में वो चीज़ निकलेगी, और मैं उसको एक प्रिविलेज समझती हूँ, क्योंकि टू हैव अ वॉइस एंड टू बी एबल टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ पीपल लाइक मी हु बिलीव लाइक मी इज़ गुड ना। तो जिस चीज़ को ना तो मैं समझती हूँ ना बिलीव करती हूँ, उसके बारे में मैं क्यों बात करूँ, दैट्स माई थिंग। बट ऑन दी अदर हैंड ऑल्सो जेंडर जो है ना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है फॉर एनी थिंग इन लाइफ। तो चाहे सोशल, इकोनॉमिक, किसी भी लेवल पे ले ले। और क्या होता है कि अगर जो लोग, जिनको प्रॉब्लम है, जो इस चीज़ को एक निजी तरह से समझें, इस बात को समझते हैं,
अगर वो इस चीज़ के बारे में कुछ ना करें तो फिर कोई जिसको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, जिसको कुछ पता नहीं, वो आके करेंगे और वो गंद होगा, है ना। तो जैसे कि ट्राइबल लोग हैं, वो खुद अपनी स्टोरीज बताएं, वो खुद अपनी हिस्ट्री बताएं, मैं जाके बताऊंगी तो वो अलग होगा। That's true. तो एज अ वुमन आई हैव सम एक्सपीरियंसेस, आई एम अ सिंगल मदर, आई हैव raised, you know, I have been in the world, and मेरी जो एक्सपीरियंस है उसको जब मैं बताती हूँ या किसी भी तरह से, या बुक हो या ऐप हो या मेरी फिल्म्स हो या ऐसी बातचीत में हो, तो मुझे लगता है कि वो सेक्शन को एक तरह से सुनवाई मिल रही है एक तरफ, और दूसरा कॉन्फर्मेशन मिल रही है। औरतों की एक बहुत बड़ी, महिलाओं की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को बिलीव नहीं करती, क्योंकि हर मिनट उनको ये बताया जाता है कि जो आप सोच रही है शायद गलत है। एक एक आदत सी है कि जब लड़की अंदर आती है कुछ कहती है कि हाँ हाँ ऐसे करते हैं ना, पेट्रियार्की में, रिलेशनशिप्स में टीजिंग, जो टीजिंग होती है एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ कोर्टशिप है इंडिया में। तो आदमी औरतों को टीज करेंगे तो वो उनका ना जो वो सोचती हैं उसको डेंट कर देता है। तो अगर कोई और इस चीज़ को बोले, एक कॉन्फर्मेशन मिलती है। और मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि कई बारी मैं औरतों से बात कर रही होती हूँ, उनके आँख में वो कॉन्फर्मेशन दिखती है, तो दैट्स माई जॉय, यू नो। तो आई ओन इट, बट आई ऑल्सो थिंक दैट if I'm owning this, I wish that all the patriarchal men would also own it. So we know. But they don't. They pretend that they're feminists, which irritates me no end. Really bugs me. Like, you're not, you know. So, anyway, that's what it is. You mentioned your app, which Yes. we have not talked about at Yeah. all. Your app is called Free, P-H-R-E-E, Free, for safety. Yes. Free is amazing. It's a Yeah. beautiful word. Thank you. तो मुझे जब आपके ऐप के बारे में पहली बार पता चला था, it took me some time to understand the purpose of the app. ठीक है, क्योंकि पहला जो introduction of the app to me was from whatever I had read, या आपको कोई इंट्रोड्यूस कर रहा था तब जो मैंने सुना था कि it is about there is an app that lets women declare on the app the unsafe places of wherever they go. That they say कि ये गली, ये चौराहा, ये शहर अनसेफ है फॉर women, ये रिकॉर्ड करता है ये ऐप। तो जब मुझे पहली बार, और मैं मतलब मुझे कुछ मिनट लगे थे समझने में कि पर्पस क्या है, और मुझे लगता है कि मुझे वो समझ में तब आया था बेस्ट जब आपने उसके बारे में बात की थी। जब किसी और ने उसके बारे में बात की थी मुझे समझ में नहीं आया था, और अभी जब आपने बात की तब तो फिर मुझे लगा कि हाँ ऐसा किसी ने सोचा। एंड आई विल टेल यू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ऐप एंड यू टेल मी कि क्या है। कि हम पहले तो दुनिया में एक्नॉलेज कराना चाहते हैं कि भाई जगह अनसेफ है, बहुत सारी जगह, वो गली हो सकता है, वो शहर हो सकता है, अनसेफ है। तो क्या हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, और एक्नॉलेज करने के लिए सबसे ईजी है डेटा, कि हम ये अगर औरतें खुद से रिकॉर्ड कर दें कि भाई ये सारी जगह अनसेफ है, तो डेटा बन गया। अभी डेटा का क्या करेंगे? डेटा को लेकर के हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हम उनके पास जाके कह सकते हैं कि वी हैव डेटा टू शो यू दैट दीज प्लेसेस आर अनसेफ, कैन वी डू समथिंग अबाउट इट, क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं, ताकि हम उन लोगों को, सिस्टम को अकाउंटेबल ठहरा सके कि भाई देयर आर अनसेफ places and we need to do something about it. That could start from putting up extra lights there, or make sure कि police is aware of those things happening there, or whatever. मतलब again ये मेरी basic understanding है. Please tell me about Free. तो फ्री फॉर सेफ्टी की जेनेसिस जो है ना, मैं अगर आपको वो बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करती है। तो मेरी बेटी मतलब शी बिकेम 16, स्टार्टेड गोइंग आउट दिल्ली में। तो मुझे लगता था बहुत डर।
तो मैं सिंगल मदर ऑन टॉप ऑफ दैट, तो मैं हर टाइम फ़ोन करती, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो फिर एक रात मैंने देखना शुरू कर दिया कि इतनी रेटिंग्स रिव्यूज़ होती हैं खाने के बारे में, एम्बियंस के बारे में, ड्राइवर कैसा है उसके बारे में, कपड़ा कैसा है उसके बारे में, जूता कैसा है, मेकअप कैसा है। मैं कहा देखती हूँ सेफ्टी रेटिंग्स तो होंगी, नॉट वन सेफ्टी रेटिंग। तो तब मुझे ऐसे 2 बजे थे सुबह और वो आई नहीं थी लड़कियाँ, तो मेरे को एक तो वो नहीं आई, उससे गुस्सा आया हुआ था। बट ऑल्सो आई सॉ दिस एंड आई वाज सो एंग्री। मैंने कहा देखो, दे डोंट केयर, नोबडी केयर्स। बट आपने, अगर आप जैसे टैक्सी से उतरते कहते रेटिंग दे देना, रेटिंग्स एंड रिव्यूज आज हमारी पूरी जो गाइड बुक हो गई है। हम अपने फ्रेंड की बात नहीं सुनेंगे, हम रेटिंग्स रिव्यूज देख के जाते हैं। तो उस स्पेस में अगर हम सेफ्टी रेटिंग्स रिव्यूज ला दें, और जो हमारी रेटिंग्स रिव्यूज हैं थोड़ी डिटेल्ड है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा क्यों अनसेफ है, और हमने रीजंस भी लिस्ट किए हुए हैं ऐप में, जो हम रिसर्च से हमने डाला है, ऐसे ही नहीं। तो आप डालिए। फिर जो है, अगर आपने एक बार में गई, आपने कहा ये जगह अनसेफ है, तो हम बार ओनर को बताएंगे। वो भी तो नहीं चाहता ना कि उसके लोग ना आए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रॉब्लम ऑफ वन वुमन becomes the issue of society, which is actually the truth. जो वुमन है वो अपने आप को सेफ नहीं रख सकती। आप उसको बुर्का पहना दीजिए, आप उसको उसकी आंखें बंद कर दो और खड़ा कर दो, 5 मिनट में कोई आदमी आके उसको कुछ करेगा। मैं ये बता रही हूँ। तो औरत को तो कुछ नहीं कर सकती, वो मैक्सिमम प्रिकॉशन लेती है, और वो प्रिकॉशन लेना औरतों को एक तरह से उनका दिमाग वॉप हो गया है। हम एक PTSD, एक ट्रॉमा के साथ जी रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है किसी भी मिनट कोई भी हमको अटैक कर सकता है। आप किसी आदमी से बोलो कि आप एक दिन सारा दिन ये सोचो कि कहीं से भी कोई मुझे आके मार सकता है, घर के अंदर बाहर कहीं पे भी, मतलब आप 1 मिनट के लिए सेफ ना फील करो। फिर देखो आपके दिमाग को क्या होता है, आप कितना काम कर सकते हो। उसके बावजूद औरतें फिर भी कर रही हैं, बाहर अंदर सब जगह कर रही हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एक टैक्स है औरतों पे। मुझे तो लगता है कि जब आपकी पब्लिक स्पेसेस सेफ नहीं है और पूरी सोसाइटी ने उसके ऊपर कमिट नहीं किया है कि हमको सेफ करना है, इट्स अ ह्यूमन राइट वायलेशन। यू आर टेकिंग द राइट अवे फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू गो टू अ पब्लिक स्पेस। क्यों? ये सोसाइटी की जो कलूजन है उसके बिना नहीं हो सकता है। आप लॉज बनाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। अब वो पुलिसमैन ही नहीं मानता कि औरतों को बाहर होना चाहिए, उन गुंडों का छोड़ो, उसको ही नहीं, ही इज ओनली नॉट कन्विंस्ड, उसके पेरेंट्स ही कन्विंस नहीं है कि तू क्यों बाहर जा रही है। तो अगर कोई भी कन्विंस नहीं है तो उसको जो मैसेज मिलता है वो एक ही मैसेज मिलता है कि अगर कल कुछ हुआ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं चुप कर जाती हूँ। तो विमेन हैव गॉन साइलेंट। आप इंस्टाग्राम पे 6 वीडियो देख के सोचते हैं अरे औरतें तो बहुत बोल रही हैं, वो 6 औरतें बोल रही हैं। ज़्यादातर ऑफिस में अगर औरत आएगी, ऑलवेज से कि आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, उससे पूछिए क्या हुआ आज, सब ठीक था, बोले हाँ ठीक था। She'll go to the girl and say, one guy hassled me. Right. We've all done it. We've all done it. We will never say it in public. क्यों? उल्टा हम पे आता है। तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? हमने नॉर्मल बना दिया। हाँ, तुम आते क्यों हो? तो तुम्हारे साथ क्यों होता है? तुम वो रोड क्यों नहीं ली? तुमने वो ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं लिया? तुमने कपड़े ऐसे क्यों नहीं पहने? तुमको बोला था ना। तो औरतें ये सुन सुन के पक गई हैं, क्योंकि उनको अब चॉइस नहीं है। We have to go out and earn. हम नहीं रह सकते घर पे, कोई नहीं है हमको देखने वाला, हमारे पेरेंट्स इतने रिच नहीं हैं, अब कोई नहीं है, आदमी नहीं लुक आफ्टर कर पा रहे हैं फैमिलीज को, तुमको जाना पड़ रहा है और आप उसको सेफ नहीं बना रहे। इट्स टॉर्चर। तो आई फील कि ये जो ऐप है उससे क्या होगा कि जिम्मा जहाँ होना चाहिए वहाँ पे जाके बात रुकेगी कि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है।
कब सोचते हैं इस चीज़ के बारे में लोग, जब पैसे की बात आती है। तो रियल एस्टेट वाला है, आप उनको बता दीजिए औरतें इस रोड पे चलने से डरती हैं, आप 2 लाइट लगाइए वो कल लगा देंगे। क्यों? उनको तो घर बेचने हैं। बार वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, वो बोलेगा मुझे औरतें चाहिए, आनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, और हम उनको सीधा बता देंगे कि ये रीजंस हैं। एक बारी एक यहाँ पे गुड़गांव में एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि लड़कियाँ जैसे ही सनडाउन होता है चली जाती हैं। तो हमने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा पार्किंग इज़ अनसेफ। उन्होंने पार्किंग लिट एरिया में कर दी, वो लड़कियाँ दे स्टार्टेड स्टेइंग। समटाइम्स द फिक्सेस आर वेरी स्मॉल। औरत को एक तरह से मैसेज मिल जाता है कि वी आर ऑन योर साइड, वी आर लुकिंग आफ्टर योर सेफ्टी। Right, absolutely. So that's a long explanation. No, but I'm so glad that you said this in such words. Yeah. क्योंकि मैं जब इस ऐप को, अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने जब इस ऐप को डिस्क्राइब किया, it was a description of an app Of tech. of tech, exactly, a mobile app. Yeah. You described something else. Yeah. So that's So, the main thing. I'm rooting for free. Thank I you. mean, because as you rightly said, when you saw कि कोई कहीं पे कोई ratings नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, and that made you angry and you started this. So I'm absolutely rooting for free. Thank you. एक और चीज़, आप जब फ्री की बात करी थी, आपने कहा कि हम कहीं भी जाएंगे और हम अगर आंख मूंद करके खड़े हुए तो 5 मिनट में वी विल बी हैसल्ड इन सम वे, एंड वी ऑल एक्सपीरियंस्ड इट, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑन अ डेली बेसिस। और Yes. हमने उसको अपने लाइफ का इतना नॉर्मल बात कर लिया है कि हम, यू राइट, हम हमेशा ही एक वो PTSD में है, और हम उसको अपने लाइफ का पार्ट करके हम रोज़ जीते हैं, हम रोज़ फंक्शन करते हैं। मुझे एक चीज़ याद आ गया, जब आप ये बोल रही थी तो आई जस्ट रिमेम्बर्ड कि किस चीज़ को हम नॉर्मल करते हैं, किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं उस पर। सो दिस इज़, look at it as a story that this does apply to my childhood. क्लास 9-10th के बच्चे अपने क्लास में लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्लास 9-10th की बच्चियों का बॉडी डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रेस्ट्स आर डेवलपिंग, तो लड़के बात कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उनका भी हार्मोन्स है, दे आर एक्साइटेड अबाउट इट, सो दे आर डिस्कसिंग इट. सो दे डिस्कस मैनी क्लासमेट्स. Somebody mentions my name and another guy goes, क्या अनुराधा के बारे में बात मत कर, वो अच्छी लड़की है. बॉडी डेवलप होना इज अ न्यूट्रल थिंग. इसमें अच्छी लड़की बुरी लड़की कहाँ से आ गई? ठीक है, तो ये जो हमारा सोसाइटी का डेफिनेशंस है, अच्छी लड़की बुरी लड़की, टू बी ऑनेस्ट एक कॉमन डेफिनेशन नहीं है. हम सब का इंडिविजुअली डेफिनेशन है कौन अच्छी लड़की है, कौन बुरी लड़की है. ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको और मुझे अभी देखेंगे और कहेंगे कि अनुराधा अच्छी लड़की है, उसने साड़ी पहना है, मधुरिता ने क्या वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, अच्छी लड़की नहीं है. कोई और कहेगा कि नहीं है, देखो अनुराधा ने बाल कटा लिए, वो बुरी लड़की है, मधुरिता ने लंबे बाल रखे हैं. मतलब ये मजाक की बात है, बट अच्छी लड़की और बुरी लड़की का डेफिनेशन हमने हर किसी ने ऐसे करके रखा है. कुछ साल पहले मैंने ब्रेक थ्रू के लिए, द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए एक आर्टिकल लिखा था which was about internalized misogyny. मुझे पूरा याद नहीं. I remember mentioning an incident that had happened, which was कि एक सोसाइटी में एक लेडी ने कुछ यंग लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट किया था और उन्हें भद्दी गालियाँ दी थी कि तुम लोग क्या हो, ये हो. तो those young women had captured that lady on video and they had also responded to that woman saying कि तुम तो इतनी मोटी भद्दी हो, तुम ये कपड़े पहन पाओगे क्या? And I realized कि भैया, both have internalized misogyny. Yes. Both parties. The older woman, because she said कि ऐसे कपड़े तुम बुरी लड़की हो, और उन्होंने कहा कि तू you can't flaunt these clothes. Look at your body. You don't take care of yourself. You are not good enough. मतलब आप चुप रहें तो अच्छी, आप बात करें तो अच्छी, वो it will depend on who you are talking to, right? Absolutely. तो इसमें I came across an organization called Equal Community Foundation. That Okay. organization is based in Pune. Okay. And they work with adolescent boys. Oh, very ठीक है. nice.
And what they do is they actually work with boys and talk about all these things, and they ensure कि these boys are raised gender equitable. ठीक है, क्योंकि लड़कियों को तो फैमिली, माँ, ये लोग वो स्वावलंबी, इंडिपेंडेंट और दिस दैट बनाए जा रहे हैं. कोई उनको एजुकेशन दे रहा है, कोई और उनको जूडो कराटे सिखा रहा है, या कुछ भी हम बनाए जा रहे हैं. पर वो जो लड़के साथ में रहते हैं उनके लिए हम सोच ही नहीं रहे हैं. द बॉयज आर नॉट कैचिंग अप enough. And when I met the ECF people, I even went and saw their community work. वो लोग एकदम गली नुक्कड़ में, छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में लड़कों के साथ, यंग बच्चे उनके साथ काम करते थे. और जो लोग काम करते हैं अभी, I spoke to those men and they said कि once upon a time हम लोग नुक्कड़ के कोने में खड़े होकर के जो लड़कियां जाती थी, हम सीटी बजाते थे और हम उनको छेड़ते थे और हमें लगता नहीं था कि इसमें कुछ गलत है. हमें किसी ने बोला ही नहीं कि ये गलत बात है. हमें ये नहीं पता था कि आज मैंने जिस लड़की को छेड़ा, कल से उसका स्कूल जाना बंद हो जाएगा. मैंने सोचा नहीं कि उसका लाइफ चेंज हो जाएगा क्योंकि आज मैंने सीटी मारी है. ठीक है. सो दीज young boys who are later became men, they also went through a process of understanding, but they went through the process because somebody cared enough to talk to the boys. Because end of the day, men are not villains. हाँ, वो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो वो बॉय इवेंचुअली वो जाके क्या बनेगा इज अ डिफरेंट मैटर, बट हाउ आर वी रेजिंग दैट चाइल्ड. हाँ, और वो कितना, वो भी तो सफ़र करता है. द रीज़न मेन डोंट टॉक अबाउट देयर सेक्शुअल असॉल्ट्स बिकॉज वो बहुत टैबू बात है कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, वो बोल नहीं पाते हैं. एंड आई हैव सीन दोज मेन सो एंग्री. उनका भी PTSD है एंड दे शो देयर एंगर व्हेन women टॉक अबाउट देयर पेन. Then those men came and say हमारे साथ भी होता है, because they don't have another forum to talk about it. मैं जब बात कर रही हूँ तो वो आके बोलेंगे कि अरे हमारे साथ भी होता है, तुम क्या. वो मुझे अपना दुश्मन समझ लेते हैं. भाई तुम्हारे साथ भी होता है तो मेरा हाथ पकड़ो. तुम और मैं दोनों सर्वाइवर्स हैं. तुम और मैं दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी दुश्मन क्यों हूँ. लेट्स टॉक टू द वर्ल्ड. लेट मी क्रिएट अ फोरम फॉर यू. तो मुझे इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन का काम इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि वो अडोलेसेंट बॉयज़ के साथ काम करते हैं. एंड व्हेन आई मेट दोज बॉयज़, एंड मुझे इसलिए कभी कभी कॉन्वर्सेशन जब एकदम फ्लैटली, आई एम अ वोकल फेमिनिस्ट, ठीक है, एंड आई ओन द फेमिनिस्ट टैग नाउ. 10 years ago I did not own it. 15 years ago I did not own it. In fact 15 साल पहले अगर कोई बोलता कि तुम तो फेमिनिस्ट हो, मैं गुस्सा हो जाती. क्योंकि मुझे लगता था ये तो गंदी बात है या एक्सट्रीम बात है. मैं एक्सट्रीम नहीं हूँ, मैं मॉडरेशन में हूँ एंड ऑल दैट व्हाटएवर. या फिर वो बकवास लाइन बोल देती कि नहीं मैं तो इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ. लेकिन वो सब अकल आ गई क्योंकि बहुत पढ़ा, बहुत लोगों को सुना, बहुत अमेजिंग लोगों से मिले. वो अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अकल आ गई. और ये भी पता है कि यू डोंट हैव टू बी married to a thought. Yes. You can change your mind. तो जब मुझे इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन वाले लोग जब इस तरह से काम करते हैं और मुझे कोई लड़का बच्चा दिखता है ना, तो मुझे लगता है कि भाई ये ना वो गंदा आदमी ना बन जाए कल. हाँ, इसको मुझे गाली नहीं देना है. मुझे इसके साथ दोस्ती करनी है, मुझे इसके साथ अच्छे से रहना है. मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी इसके साथ दोस्त बने फ्यूचर में. तो हम जो वो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं ना, every piece of work that is happening, whether it's free, whether it's equal community foundation, whether it's conversations like us, it's all about that equitable future कि जहाँ पे we can be different. मतलब not everybody needs to have menstruation, not everybody needs to get periods. We can be different, but we can still be equal people, equal human beings, right? So every time I talk to somebody like you and I see the work you're doing, whether it's filmmaking, whether it's writing a superhero book, or it's about any conversation that you have, or the kind of things that are now you're sharing on Instagram. ठीक है. Every time I see that work, मुझे लगता है कि किसी को reach, मतलब I just like fervently hope कि यार ये किसी को ना reach कर रहा हो. मतलब किसी को तो लगे कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है. लेकिन वही है कि वो फिर टैग्स, लोग पहले तो टैग लगाते हैं कि अरे फेमिनिस्ट है, बात ही नहीं सुननी. ठीक है,
लगाओ लगाओ. आप मुझे ना अपने you've recently become, this has been a few months, yeah, right? yeah, yeah. You've recently become extremely active on Yeah. Instagram. You're posting very regularly. Yeah, yeah. You're sharing something. Yeah. And as you said, it's your lens. Yes. So you're sharing your lived experiences, you're sharing your observations of the world. Tell me, why did you decide? Because you're doing so much already. You're doing filmmaking, you're doing a tech app, you've written a book, and you want to do more about the book, Yes. I know. Yeah. तो अब ये मतलब why did you decide? Was it because कि Instagram पे रहना चाहिए? क्या था? What was the reason? Before I come to the Instagram, I just want to address the men का चीज. Sure. Now the thing is, जो आदमी है ना, उनको जो feminist conversations नहीं पहुंची, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. लेकिन बात ये है कि वो conversations उनको खुद शुरू करनी पड़ेगी. अब ये है कि जब फेमिनिज्म शुरू हुआ था तो सबने सोचा कि हम पिछड़ी औरत को ना उठाएंगे, है ना. थोड़े साल बाद जो औरतें थी जो पिछड़ी नहीं थी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बकवास है, हमको अपने से शुरू करना है. क्योंकि अगर कोई दलित औरत का बलात्कार हो रहा है तो वो इट्स नॉट पहले क्या होगा कि कोई हाई कास्ट वुमन है, उसको सारा दिन वो खाना, मतलब वो अब्यूज़ जो है ना एक तरह से नीचे आके बिल्कुल आती है, तो आपको वहाँ रोकना होगा. अब जो the people who are working with men, they are ending up working with men and boys who are from disadvantaged communities. You're right. प्रॉब्लम तो वहाँ है, लेकिन रियल प्रॉब्लम तो पेट्रियार्की की है. मैंने भी कुछ लड़कों के साथ, ये मंडावी यहाँ पे एक है गांव, मतलब एरिया है, तो वहाँ पे मैंने आई मेड अ सीरीज कॉल्ड नो योर पॉर्न, बिकॉज Know your porn. Okay. pornography, because all the young boys were baffled by it. They were not telling me directly. Many of the boys told me that the boys in their class were only abusing them, है ना. क्योंकि एक डायनामिक पेट्रियार्की ने कर दिया है कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटा हो, तो मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार. तो ये इट्स नॉट एम्पावरिंग द बॉय. उनको बोलना है कि दुर्व्यवहार इज नॉट गोइंग टू वर्क, बैड बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर इज नॉट गोइंग टू वर्क. ये जो काम है ये शुरू होना चाहिए ऊपर. I get your point. आप नहीं जाके खड़े होके औरतों को गाली दे सकते और फिर जाके आप बस्ती में बोलेंगे आप ठीक से रहो. भाई आप ही ने शुरू किया है. तो जो औरतें थी जो फेमिनिस्ट, में ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई आदमी है वहाँ पे जो सच में सोचते हैं कि ये एक आंदोलन चाहिए उनको, तो औरतों की तरह करिए, वहाँ से शुरू करिए. जो जितने मिनिस्टर्स हैं वो बोले कि नहीं, मेरी जो वाइफ है वो मेरी इक्वल है, मैं भी घर जाके खाना पकाता हूँ. करें ना. वो तो नहीं, वो तो कहते हैं 56 छाती, मैं तो macho. फिर क्या होगा? The environment has to start from the top. But that's my feeling. And men जो है ना, वो भी उनको समझ में आ रहा है कि कुछ गलत है, लेकिन उनको इतना दबा दिया गया है. क्यों? उनको पैसा कमाना है तो बॉस की सुननी पड़ेगी, है ना. तो हर टाइम किसी और की सुनो, और जब तुम्हारा टाइम होगा तुम किसी का ना सुनो, है ना. जब तुम ऊपर पहुंच गए तो थप्पड़ मार के चुप करा दो. ये तुमको बनाए. तो उनको एक तरह से एक इनग्रेन हो गया है कि वो लड़ नहीं सकते, इसीलिए वो औरतों से बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो कह रहे वो हमारे लिए लड़ो, तुम हमारे लिए क्यों नहीं लड़ती हो. पर प्रॉब्लम ये है, वो ये नहीं समझ रहे कि हमारा ही बैंड बजा हुआ है फिलहाल. हम तुम्हारा क्या करेंगे? तुम हमारे साथ चलो तो हम एक साथ कुछ कर सकते हैं. मैं तो कहती हूँ मत चलो हमारे साथ, तुम एक साथ चलो, तुम जाओ आदमी लोग अपना करो आंदोलन, हम तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा. औरतें नहीं कर सकती हैं. एंड द थिंग इज कि ये थॉट की जो फेमिनिस्ट है वो और आदमियों को हेट करती हैं. मैं आपको सच बता रही हूँ, फेमिनिस्ट जो है वो कहती हैं कि रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए. ये कोई जानता है? उनको बहुत ज़्यादा और आदमियों के बारे में सोचती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि जो औरत है वो एक यूनिवर्स में अकेली नहीं रह रही है, उसका इंटरैक्शन है. और एक फेमिनिज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट
बंदा है या बंदी है जिसको हम भूल जाते हैं, वो बच्चा और बच्ची। और उस नज़रिए से अगर देखें तो आदमी का जो वहाँ होना और एक गुड मैन का होना इम्पॉर्टेंट है। तो जो फेमिनिस्ट हैं, मेट्रियार्क्स हैं, वो बच्चों की सोचती हैं, तो उसमें वो आदमी को थोड़ी भूल सकती हैं। लेकिन ये आंदोलन आदमियों को करना पड़ेगा, और उन आदमियों को अनफॉर्चुनेटली जिनको सारी ज़िंदगी ये बताया गया है कि जो बहुत पावरफुल है आप उसके सामने टिक जाओ, टेक लो, झुक जाओ, और झुक जाओ, और वो आपका आधार मतलब आपका उद्धार कर देगा, और फिर उसके बाद जब आप बड़े हो जाएंगे तो लोग आपके सामने झुकेंगे। तो इसीलिए वो लड़ नहीं पा रहे हैं, वो तोड़ना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, ये इतने साल बाद बॉस बना है और ये मेरा काम है, दोनों इम्पोर्टेंट है। ये सोच बदलनी पड़ेगी। और आप मेरे को हर टाइम जब मैं कहती हूँ आप बोलते क्यों नहीं है, मैं कहती आप क्यों नहीं बोलते हैं, तो इंस्टाग्राम का ये था कि मुझे ऐसे लगने लगा कि फिलहाल इस एनवायरनमेंट में बहुत सारी वॉइसेस हैं, देयर लॉट्स ऑफ वॉइसेस, मोस्ट ऑफ द वॉइसेस आर नॉट इन्फॉर्म्ड वॉइसेस जो है। और इन्फॉर्म होना उस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? राइट, एब्सोल्युटली, है ना, फंक्शन ऑफ टाइम। अब the thing is, I cannot expect a 25-year-old girl to know what happened in the 90s when we were growing up and what happened then. And when we came into our own, or being in school in the 80s, she won't know, right? तो वो अपने नज़रे से बोलिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हमारी लर्निंग है, जो हमने बिकॉज हमने जो स्पैन देखा है ना, we saw it come from the point where this masjid will never be broken to the temple being built. From, rape is not something that happens very often to it happening every 16 minutes. We have seen that whole thing. So I thought it will be really valuable for people to hear it and to kind of put it together with what they know. And sometimes things just need to be said. There are 45 million women dead. They say population of India में 45 million आदमी ज़्यादा हैं, नहीं 45 million औरतें कम हैं। वो मरी कैसे, गई कहाँ? आप फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं कि लड़कियां, औरतें तो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। अरे औरतें हैं ही नहीं, मर चुकी हैं 4.5 करोड़ गई, है ही नहीं। आपने या तो वूम में मार दिया या इलनेस से मार दिया, और अभी भी आप उनके पीछे पड़े हुए हो। आपको कैसे लगता है कि इस देश में अब बच्चे पैदा होंगे? कौन करेगा पैदा? आपने तो मार दिया। तो ये बात बोलना चाहिए ना किसी को, क्योंकि ये सच है। लेकिन कोई बोलता नहीं है। लोग कहते हैं हाँ फर्टिलिटी रेट, औरतें तो बाहर जा रही हैं, वो तो बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है। इट्स नॉट ट्रू। मेरी माँ काम करती थी, उन्होंने 3 बच्चे पैदा किए हैं। वो दैट इज नेवर अ फैक्टर। पर आपका बच्चा खेलने कहाँ जाएगा, स्कूल कहाँ जाएगा? ये सब इतना बुरा एनवायरनमेंट हो गया है जहाँ औरत बाहर ही नहीं जा सकती। शी विल नेवर थिंक कि मैं अपना बच्चा बाहर भेजूंगी, So I just thought that it'll be nice कि थोड़ा एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन, और ये जो सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे इतने फील्ड्स हैं, मैं स्टार्टअप करती हूँ, तो फिर फिल्म वालों से मिलती हूँ, फिर ऑथर्स से मिलती हूँ, फिर जनरली आपसे आई मीन आई नो यू फ्रॉम द स्टार्टअप वर्ल्ड, बट यू मोर देन दैट. So many people one meets, so you can synthesize that and provide it, and then hope कि भाई किसी की समझ में आए. That's all. That's my only thing. But अभी धीरे धीरे I'm going to make it even more direct and say more things which really need to be said. I'm really worried about many things that are happening as far as women are concerned and children. आपने एक बात कही ना कि any change, it's about time, right? Yes. समय लगता है जी. किसी भी चेंज को आने को। और मुझे पता है कि growing up, I had strong opinions about several things,
those opinions were defined by my proximity to my mom, who was opinionated, um, and also because I used to read a lot, and that would include the daily newspaper. मैं वो first page से last page तक पूरा ये कर जाती थी, and I would read weird opinions, weird नहीं मतलब different kinds of opinions of people, and I would form my own, and ये सब चल रहा था. तो मुझे याद है कि 14 साल की उम्र में मैंने कुछ सोचा और बहुत कन्विंस थी उस सोच के बारे में, लेकिन ना किसी से बात नहीं की. बट जनरली फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशंस, 14 साल की उम्र में मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था कि हाँ, रिजर्वेशन तो सिर्फ इनकम रिलेटेड होना चाहिए. हाँ, इट शुड नॉट बी अबाउट कास्ट वास्ट नहीं होना चाहिए, इनकम रिलेटेड. कितना लॉजिकल बात है. 14 साल की उम्र में मुझे लॉजिकल बात ही लगती थी. बाय द टाइम आई टर्न 34, 20 साल बाद मेरा सोच बदल चुका था. मुझे समझ में आने लगा था कि भाई रिजर्वेशन इतना वो वन लाइनर नहीं है, जो क्योंकि वन लाइनर समझना आसान होता है कि रिजर्वेशन तो ठीक है लेकिन इनकम के हिसाब से होना चाहिए. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. आपको दे दिया गया, आपने उसे ले लिया, आपने उसे पकड़ के रखा. लेकिन आप जब समझने लगोगे दुनिया को, आप सोसाइटी को, आप लोगों को सुनने लगोगे, आप और पढ़ने लगोगे और आप दुनिया को ऑब्जर्व करने लगोगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, this is why reservations came into being. हाँ, and this is why it should not be about money. हाँ, कि money किसके पास कितना है, and it's a complicated topic. We need to dedicate another conversation on that. But what I wanted to say was कि over the next 20 years, because of different exposures to things I read, people I met, things I saw in the world, मेरा opinion change हुआ. पर मुझे अभी रियलाइज होता है कि मेरे पीयर ग्रुप का ओपिनियन सेम ही है जो मैं 14 साल की उम्र में उस टॉपिक पे सोचती थी. मैं नहीं कह रही कि सारे ओपिनियन सेम है, बट उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक 50 साल का आदमी भी मतलब मेरे पीयर्स वही बोल रहे हैं जो मैं 14 साल की मैं बोलती थी. फिर मुझे लगता है कभी कभी गुस्सा आता है कि भाई तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है. फिर जो आपने बात की, कभी दिमाग शांत होता है तो वो समझ में आता है कि भाई व्हाट डिड दे गेट एक्सपोज टू. उन्होंने क्या देखा, दुनिया क्या पढ़ा, किसको सुना. ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि उनका ओपिनियन चेंज होगा या नहीं होगा. ठीक है, विच इज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि फिर आप अब दुनिया बदल ही नहीं पाओगे अगर लोग चीज़ें अलग अलग चीज़ें नहीं एक्सपोज होंगे. तो आपने जब कहा ना कि यू creating this content so that people who may not have been exposed to that world or of being aware, they will become aware. But tell me about you. Over time, have you changed your mind about something very strongly? Many things. पहली चीज़ ये कि जो आपने रिजर्वेशंस की बात की, मेरा भी ऐसे, मुझे भी ऐसे ही लगता था स्कूल में स्पेशली. लेकिन बहुत जल्दी मेरे वहाँ हेड मास्टर थे और हमारे यहाँ स्कॉलरशिप पे बहुत बच्चे आते थे. तो कुछ ट्राइबल स्कॉलरशिप्स थी, कुछ ऐसे था. तो तब मुझे कुछ समझ में आया, लेकिन एग्जैक्टली क्या है बहुत साल लगे. लेकिन जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेरी हुई है वो फेमिनिज्म को लेके हुई है. क्योंकि वो जो मेरा एक्टिविज्म का फेज था, उसके बाद मैंने शादी कर ली, लाइक ऑल गुड गर्ल्स विद लॉन्ग हेयर. गुड गर्ल्स विद लॉन्ग हेयर. एंड वो उस टाइम आई मैरिड इनटू अ फैमिली वेयर आई थॉट कि मुझे तो फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत ही मैं तो काम करती हूँ, मेरे पास ये है, यू नो. आई रिड्यूस्ड माई लाइफ टू वेरी फ्यू थिंग्स. बट as life progresses, then it gets more complex, you know, as we all know. तो मुझे ऐसे I remember categorically, because I got married very early, I remember categorically in my 20s going and telling people feminism तो उनको चाहिए, ज़रूरत है जिनकी हालत ख़राब है. मेरी तो हालत बिल्कुल ख़राब नहीं है. एंड दिस ऑल लुक एट मी, बिकॉज हम देखते नहीं हैं कि डेली बेसिस पे हमको पेट्रियार्की किस तरह रोंद रही है, लिटरली, है ना. तो फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हुई लाइफ में और मुझे फिर समझ में आया कि फेमिनिज़म जो है हमको बहुत एक्सट्रीम या रैडिकल इसीलिए लगता है क्योंकि हमको ये उम्मीद नहीं है कि औरतें should be anything else but good, है ना. If they're anything else, they're feminists, you know.
बट एक्चुअली फेमिनिज्म जो है, इट्स जस्ट अ मूवमेंट ऑफ लव डन विद अ लॉट ऑफ पावर. Love that. Yeah, it's a movement for just saying like, let's be equal, let's love our children, let's love each other, and let capitalism not control you, men, you know. तो जब वो बात मुझे समझ में आई, लेकिन उसमें पावर चाहिए. आप ये लव का जो है ना, हमारी माँ कर चुकी हैं, नहीं हुआ कुछ. तो यू हैव टू बी, जैसे होता है ना कि द बैड कॉप होता है ना, तो you have to be that mother figure who's the bad cop, who will be like, no, you do this because it's like this, you know. So that strength and power I had to build, and then you can feel like, okay, I can do a movement of love. That's what. So वो बहुत बड़ा change था मेरे. I think that like 180 changed my life, and it came very late as a statement. I may have been living as a feminist. It came very late in my life. And Kamla Bhasin, who's a top feminist, she used to get very frustrated because I used to say, कमला जी हम आदमियों के लिए काम क्यों नहीं करते? कहते क्यों, खुद नहीं कर सकते? She used to get so irritated. रोज मैं पहुंच जाती थी ऐसे ना, कोई stupid सा आइडिया लेके कि कमला जी हम ये क्यों नहीं कर सकते, like one of those really. She get very irritated at how much patience she kept with me. And that's when many years later, matlab 7-8 years later, when I realized, so I told her, how come you were so patient? She said, you also have to be. क्योंकि जो भी आता है, आप उससे कोई नई बात कर रहे हैं, तो ये मत एक्सपेक्ट करिए कि उनको 1 मिनट में सब समझ में आ जाएगा. ये बार बार बात करनी पड़ेगी, जोर से, अच्छे से, प्यार से, जैसे भी बोलना पड़ेगा. बोलते रहो बस. Must speak. I want to repeat your words. Feminism is a movement of love done with a lot of power. Yes. I It is. will take some time to. I'm enjoying it. I'm just enjoying this It's true, statement. isn't it, though? Oh, totally, totally. Yeah. And I see. I knew it. I did not have those words to explain it. Yeah. Yeah, that's Because every it time, takes- every time actually somebody brings up the word, I can at least speak for myself. I become a little defensive because I want to assert the fact that I am one, but I become defensive as well because as if like अब मुझे ना explain करना पड़ेगा या मुझे समझाना पड़ेगा या कहीं तो intimidate भी हो जाती हूँ. और आपने जो बोला ना इतना खूबसूरत है, अब तो यही बोलूँगी मैं. बोलना चाहिए. बोलना चाहिए. The real movements of love which have power, those work. Otherwise, जैसे ये love तो हमने आज देख लिया है. It changes every day, you know. Yeah. You were asking about Kajaria, right? I was asking about Kajaria, yes. So Kajaria actually, again, you know, my daughter has a lot to do with my work, as all our daughters do. And I mean, when I say my daughter, I think it's just daughters also in general, you know. तो वो जब पैदा हुई थी तो मुझे तो आई थॉट गर्ल हो गई, बहुत खुश हो गई मैं तो. बट आई नोटिस कि कुछ लोग वर नॉट हैप्पी विद इट. मेरे को समझ नहीं आया, पागल है, यू नो. इट हैड नॉट अकर्ड टू मी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि इतना मैं एक्टिविज्म कर आई, बट आई डिड नॉट हैव दिस सेंस कि somebody would want a boy. Like, are you crazy? Like, why? You know, I used to think like that. And then she was born, and then few years later, many years later, the sex ratios came out, 2011. And then they had crashed. And I read an article in a newspaper कि कोई दाई है जो जब बच्चे पैदा होते हैं उनको उसको मार देती है बिहार में कहीं. तो उसकी इंटरव्यू एक औरत ले रही है और वो ऑब्वियसली सिटी से आई है. तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि वो उसको पूछ रही है कि आप कैसे करते हो. कहती है नमक डालती हूँ. तो और क्या करते हो? डुबा देती हूँ. मतलब वो बहुत अनइमोशनली उसको बता रही थी, ऑनेस्टली. इससे पैलेट नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो पूछ रही थी उसको लग रहा था कि यार ये तो बड़ी, यू नो, हाउ ब्लेटेंट, लाइक शी इज़ नॉट इवन सॉरी. तो शी टर्न डाउन, शी से क्यों, आपको बुरा नहीं लगता जब आप करते हो? हाँ, इट वॉज लाइक इन इंग्लिश, लाइक डू यू नॉट फील बैड व्हेन यू डू इट? तो शी रिप्लाइड कि इनको तो डेथ सेंटेंस पहले ही दे दिया था.
मैं तो सिर्फ हैंगमैन हूँ, मैं तो सिर्फ जल्लाद का काम कर रही हूँ, आई एम ओनली द हैंगमैन। और मुझे ये लगा कि ये जो रिपीटेड पेन है कि एक तो वो लड़की मारेगी, ऊपर से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगी, और जज उसको कौन कर रहा है? एक औरत जो हर दिन उस चीज़ का एक रूप देखती है। उसको पता है कि जेनेसिस औरतों को, बच्चियों को क्यों मारा जा रहा है, वो हर लड़की जानती है आज के दिन, क्योंकि उसको पता है कि सोसाइटी उसको किस तरह से, एक तरह से हेट करती है, रिजेक्ट करती है। तो देन यू थिंक हाँ, हाँ हो सकता है कि बच्चियां मारते हैं, है ना? वो जानते वे भी, शी नोज दैट द वर्ल्ड इज टेरेबली टिल्टेड अगेंस्ट women, है ना, इज टिल्टेड टुवर्ड्स men. She comes to that woman who's obviously also a victim and chooses to blame her, you know. कल एक मैं यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री देख रही थी ऑन विच हंटिंग, and I was very impressed with this young girl who's in Bihar talking to these girls, to these women. But I noticed, you know, I saw my journalist character in her, because every time you cannot be uh, mm, with somebody who you have asked for an interview. वो चाहे मर्डरर ही हो, तुम गई हो ना उससे बात करने, you can't snigger. You can't snigger. You cannot do that, you know. Because who are you? She is giving you part of her life, तो तुम्हारा खाने का जरिया बन रहा है ना, है कि नहीं? You can't do that. As a journalist, you have to go there and really listen to them. You may disagree later and do whatever research, but सुनना तो पड़ेगा ना. तो I'm saying कि that interview broke me when I read it. Because I just thought this दाई, एक तो उसका नाम लिखा था, तो इसको बंद कर देंगे, प्रॉब्लम खत्म हो गई, पॉलिटिशियंस हमने सॉल्व कर दिया इनफैंटिसाइड, है ना, क्योंकि औरत को बंद कर दिया। पर सेंटेंस किसने किया था? पूरे गांव ने, ऊपर से नीचे सब ने अग्री किया था कि ये बच्ची जिएगी नहीं, मारा तो इसने है। तो I just, when I read it, कि they've gone scot free, she will go to jail and the stupid girl will go back, do this article, become a hero and get money. But then I started thinking about that girl also, that journalist, कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है. And then I realized कि actually circumstances सबके quite जो events हैं, जो हमारे साथ चीज़ें होती हैं, social pressures जो है वो identical है, लेकिन circumstance अलग है. तो मैंने कजरिया जिनीवा में दिखाई, तो वहाँ पे एक स्विस औरत थी, वो उठ गई 40-45 साल की, अबाउट योर एज. शी गॉट अप एंड शी वाज had tears, and she said कि you know when I was born in Switzerland, she said my grandfather said what does it matter, it's just a girl in Switzerland. And she said something that really went to my heart. She said maybe if I was born in that village I would have been killed. सेंटिमेंट एक ही है, सब जगह एक ही सेंटिमेंट है. Women are not really desired in any other way but sexually, honestly. And they labor, और कुछ नहीं. So वो, that is where it came from. That article really was like a stab in my heart. So then I started constructing the film. Then I went and I lived in Haryana for a bit. I mean Haryana actually doesn't have dais like that. They are not willing to speak, but there is this culture of the माता आती है, उसमें भी एडवाइस दी जाती है, हाँ हाँ बच्चा गिरा दो टाइप ऑफ, यू नो. तो आई डिड रिसर्च, आई स्पेंड टाइम इन हरियाणा, आई स्पेंड टाइम विद women here in Delhi. I don't want to say the names, but top socialites who told me, you know, frankly, I was lucky after my 2 girls I had a boy, otherwise I would have aborted it. And these are very rich women. तो ये सोच एक जगह की नहीं है, सब जगह है. That's why when we talk about like feminists, जब हम feticide, infanticide, इन चीज़ों की बातें करते हैं, you don't start talking to the woman in Haryana. You talk to these women first, you know. So yeah, that's how Kajaria started, but it was a very long journey because I had made a pretty commercial film, मेरे ख्वाबों में जो आया, in 2009.
everybody wanted me to make Bollywood films. I was disenchanted with Bollywood per se, for whatever reasons. I found that my creative integrity was getting compromised, and I realized that I really don't care what people think at that moment. I don't care who writes what about me. I don't care what they think of me as a filmmaker, as a person. I should think well of myself. And I just got stepped away from that whole thing and came back to Delhi. Found a financier who told me I have very little money. I said, whatever you have, you give. I got my team together. I said, इतने पैसे हमने बनाने हैं. I got new girls. One of the girls then got cast by Zoya Akhtar actually. The girl who's plays the journalist, she played Noori in Dil Dhadakne Do. Right, of course. So, and oh my God. yeah, can you imagine how I did not different? connect it at all. And I watched Kajaria and Dil Dhadakne Do both. Yeah. Just, And the girl who played Kajaria also, she got many offers later. But they were completely new. So, and I felt very satisfied because I really felt that I could make a film which was watchable and was really me. Like I really could feel creatively also honest. Like that dishonesty I didn't want to do anymore. Like it was just for the sake of making a film. कैपिटलिज्म के लिए नहीं बनाना है. नहीं और एक होता है ना कि एक पर्सन होता है वो कमर्शियल आर्ट करता है और एक होता है वो उसको अपनी पेंटिंग करनी है. तो मेरे को सोचना था, आई हैड टू सिट एंड थिंक अबाउट इट कि मैं विच वन एम आई, कैन आई डू दिस. आई couldn't. I can't sit 4-hour meetings and listen to nonsense. I can't do it. I just can't. I get up after 1 hour. I'm like, चलो चलो हो गया, अब मैं जा रही हूँ. तो वो हुआ. I mean, they're all friends of mine, beginning to end. Everybody in Bombay. I have so many friends, and I'm so fond of all of them, and they all know this about me. कि I'm on some trip. तो एंड फिल्म मेकर तो मैं हूँ, वो तो आप मेरे से ले नहीं सकते. मैं तो रोज़ एक फिल्म लिखती हूँ, बनाती हूँ, प्रोड्यूस करती हूँ. तो अगर आपको लगता है कि मैं बॉम्बे टाइम्स या दिल्ली टाइम्स के कवर पे नहीं हूँ तो कुछ समथिंग इज गॉन मिसिंग, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन. माई रिलेशनशिप विद फिल्म मेकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. So yeah, I made Kajaria. After that, now I have I have my own mental route how I go about things. I'm doing whatever I feel like. So what's the next feature film? It's called Yellow Line, and it's a story of these 3 characters. One girl who lives in Gurgaon, a boy who lives in Lutyens, Delhi, and a sex worker in GB Road. Sure. And their lives come together. And it's a thriller. You've written it? Yeah, it's written, it's cast. I mean, I can't declare the cast. As in you have written it. The story is completely yours. Story, screenplay, everything. So the script is all ready. Our cast is in place and 50% of the money is in place. So yeah, hoping to shoot it next year. Fingers crossed. Otherwise मैं वही करूँगी. मैं I'll just call my friends and say इतने पैसे फिल्म बनानी है आज और क्या वही करेंगे. But you managed to with Kajaria, you managed to put together a fantastic team. Yes. I've seen the kind of people you roped in. They were Academy Award winners. I think the musician was. Yeah. And Richard. then you also ended up not only showing your film in so many places, but winning awards. One of the awards was the Silk Route Award. Yeah. Which Best foreign film. Which was the only Indian film. Yeah. Best foreign film and the only Indian film. Yeah. That went there. Yeah, exactly. They didn't choose any other. No, it had great reception. That's what that's why I sat and made it in Delhi, because my belief is on filmmaking. I do not believe in Bollywood or star. My belief is in filmmaking, the craft. If you're going to sit in a room and commit to me कि अंधेरे कमरे में मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए बैठी हूँ 2 घंटे के लिए, I can convince you. ये मुझे पता था. दुबई में एक स्क्रीनिंग हुई जो कमर्शियल थी और उन्होंने कहा, मतलब पेड स्क्रीनिंग. सो दिस इज सिंस यू आर हियर गो.
I said, sure, I'll go. और वहाँ पे ना all the taxi drivers and all had come. So I thought, मैंने सोचा मेरी फिल्म intellectual है, मैंने कहा इनको नहीं समझने आएगी. But they loved it. वो मेरी सारी एक्ट्रेसेस वो वेरी हैप्पी बिकॉज उनको फ्री में टैक्सी इधर टैक्सी उधर पैसे नहीं ले रहे हैं उनसे रेस्टोरेंट्स में, यू नो. सो स्टोरी टेलिंग इज लाइक दिस कि वट एवर स्टोरी इफ आई टेल इट टू यू और आपकी पहली 5 मिनट आपको समझ में आ गई ना, आई हैव यू. सो मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है, ये सिस्टम्स पे नहीं है. They change, shift. They have their own agendas. We all know that. I don't know as a layperson मुझे कितना पता है, but हाँ कुछ तो definitely पता है. You know ना कि systems, startup system. No, I You was just went Bollywood. thinking cinema. I was Cinema, thinking cinema. yeah. Yeah. It's But a yes, sy- systems absolutely. Systems are always doing their own thing. So you have choice. Either you work with the system or you don't. And you have to understand yourself. You either can or can't do it. If you do it reluctantly, That's true. you'll do it badly. That's true. And if you can't do the other thing, don't try to do it. Like don't say कि वो मुझे system नहीं चाहिए मैं जाके, then you know, do what is good for you as a human being. Everything is fine. We're all going to die one day. You know what I mean? So just do whatever makes you happy. You know, this is what I feel. I'm so I need to like take some time, think about so many things that you mentioned, small things that challenged my notions, and I loved having this conversation, and I really Same. feel that we can sit down and like keep Several other talking with- times. हाँ, Yeah. तो मुझे लगता है थोड़ा सा तो कैमरा कॉन्शियस मैं अभी भी हूँ, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ, बट we नहीं. need to meet and talk Yes. more I'll be in on Delhi. camera, off camera, whatever we'll decide. So this podcast, as you know, is called The Open Question with Yes. Anuradha XYZ. Yeah. So what's the open question? What's that open question we want to leave our audiences with? What's the one thing that gives you joy? Lovely. What's the one thing that gives you joy? Not happiness, joy. Not happiness, joy. Yeah, that's lovely. I'll And also do think that. about it. Yeah, Do that more. do that more. The world will be happier for your joy. Actually, that's That's all. That's We, so true. That's so true. आप Do खुश things हो that जाओ तो give कुछ you भी- joy, yeah. and then the world will be happier. Yes. Absolutely. Every सोचिए एक part दूसरे से of लड़ना joy. बंद कर देंगे हम. लड़ने की जरूरत ही जरूरत ही नहीं नहीं है. है. तो that's what the younger feminist girls, they're fighting men. I said don't do that. वो उनकी they are also going through whatever they're going. So you're talking to somebody's problems. You're not talking to a person. So then you may as well talk to the system, na? Find your joy. And when your joy, you find it, कि this is what I like, everything becomes easy. Your decision making, everything. सही बात. है कितना ना? सिंपल सा बात है ना. वो आनंद मूवी में था ना हम्म, वो लाइन, नहीं बावर्ची में. अच्छा. It's so simple to be happy, but Yeah. it's so difficult to be simple. Yes. Something of that sort. Yeah. Thank you so much, Madhurita. Most welcome, Anuradha, and really nice talking to you. And it's always a joy talking to you. I'm You so know glad I met you. that. Same. Thank you. Most welcome.